बच्चे स्वागत आप सबका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। हमें ये देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन दी गई है वो कोप्लेनर है या नहीं है, मतलब वो एक ही प्लेन में है या नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और स्क्यू लाइंस के बारे में बताया था। जो लाइन स्क्यू लाइंस होती है वो तो एक प्लेन में नहीं होगी, लेकिन अगर कोई लाइन पैरेलल है और वो इंटरसेक्टिंग है तो वो सेम प्लेन में होगी। मतलब अगर कोई भी दो लाइन एक ही प्लेन में है तो या तो वो पैरेलल होगी। पैरेलल होने पर तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि लैम्डा के साथ जो वेक्टर है और जो म्यू के साथ वेक्टर है उनमें स्केलर मल्टीपल का रिलेशन होगा, तो वो तो पता लग ही जाएगा। और अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो भी सेम प्लेन में है, पैरेलल है तो भी सेम प्लेन में है, इंटरसेक्ट कर रही है तो भी सेम प्लेन में है। तो कोप्लेनर का मतलब, कोप्लेनरिटी का मतलब कोई भी दो लाइन अगर एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों लाइन कोप्लेनर है। और कोप्लेनर के लिए उन लाइन का या तो पैरेलल होना जरूरी है या फिर इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है। तो पैरेलल की कंडीशन पे तो हम सीधे सीधे देख पाएंगे उनके स्केलर मल्टीपल के रिलेशन से। बात इंटरसेक्टिंग की हो रही है, तो इंटरसेक्टिंग कैसे देखेंगे? तो लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, अगर कोई भी दो लाइन R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा तो इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में तो मैं कहूंगा कि वो दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आए तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो एक ही प्लेन में है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, अब इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मतलब मुझे पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 डॉट विद B1 क्रॉस B2 इसका मोड और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। अब मैग्नीट्यूड तो एक लेंथ है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, वो यहां पे आकर के मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिजल्ट होगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये 0 आएगा। क्योंकि अगर ये कंप्लीट 0 है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला 0 था, ये कुछ और था, नॉन 0 था, तो ये आकर के ये 0 होगा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब अंदर वाला ही 0 है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका मतलब यही 0 है। क्योंकि किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो मतलब अंदर वाली चीज ही 0 थी। और अब एक कंसेप्ट हमारा बन गया यहां पर वेक्टर में, मैंने लास्ट में आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए डॉट और क्रॉस बैक टू बैक आ गए। A2 माइनस A1 का डॉट किया गया है इन दोनों के क्रॉस के साथ। जब डॉट और क्रॉस बैक टू बैक आ जाए तो यहां स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इस बात को मैं लिख सकता हूं A2 माइनस A1 पूरा एक वेक्टर, B1 एक दूसरा वेक्टर, B2 एक तीसरा वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब सारी बात यहां पर आ गई है। आप किन्हीं भी दो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कंसेप्ट को रिफाइन करके पूरा इसको सोल्व कर करके हमने देखा कि अगर हम सिर्फ यही निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा। कैसे निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? पहले तो A2 माइनस A1 के स्केलर कंपोनेंट, फिर B1 के स्केलर कंपोनेंट, फिर B2 के स्केलर कंपोनेंट, इनका डिटरमिनेंट कर दो। अगर ये 0 आ जाए, अगर ये 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि इसका कंसेप्ट था। और फिर ये क्या है? फिर ये एक ही प्लेन में है, मतलब कोप्लेनर है। अगर ये कंडीशन आ गई तो हम कहेंगे द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तबियत थोड़ी सी डाउन है इसलिए जोर से नहीं बोला जा रहा, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं। बहुत बहुत आसान एक्सरसाइज।
पहले 3 क्वेश्चन बच्चों, इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं और लास्ट के 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन में क्या है, आपको ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई होगी, ये वेक्टर फॉर्म में है और अगले 2 में कार्टेशियन फॉर्म में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म से भी आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो जो इससे निकाल सकते हो। अपने को ये बताना है कि बताइए दीज 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, ये हमें बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ A1 वेक्टर देखिए, A1 वेक्टर ये रहा -3i कैप -5j कैप +7k कैप। यहाँ से B1 वेक्टर देखिए, B1 वेक्टर ये रहा 2i कैप +3j कैप -3k कैप। इसके बाद A2 वेक्टर हमारे पास ये रहा -i कैप -2j कैप +4k कैप। इसके बाद B2 वेक्टर हमारे पास ये रहा 6i कैप +15j कैप -2k कैप। हमें क्या करना है, हमें A2 A1 निकालना है। पहले A2 A1 निकाल लीजिए, इसमें से ये माइनस कीजिए 2i कैप, इसमें से ये माइनस कीजिए +3j कैप, इसमें से ये माइनस कीजिए -3k कैप। अब हमें A2 A1 B1 और B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की हेल्प से आएगा। पहले A2 A1 के स्केलर कंपोनेंट कौन कौन है, 2 3 -3। फिर B1 के स्केलर कंपोनेंट 2 3 -3। फिर B2 के स्केलर कंपोनेंट 6 15 -2। मैं देख पा रहा हूं कि इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि R1 और R2 आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, है ना। बिकॉज R1 रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, तो इनका डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 का मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आया। अगर इनसे A2 A1 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मैं कहूँगा द गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। आप ये बात लिख देंगे, द गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। बस यहीं पे ख़त्म हो गया। और आप यहाँ से एक चीज़ भी नोट कर लें, अगर हम किन्हीं 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और इन तीनों में कोई एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। हो सकता है मान लो ये जो R2 है इसकी दुगनी होती तो मैं इससे 2 बाहर निकाल करके एक जैसा बना देता ना। तो अगर ये तीनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 रहेगा। मतलब अगर कोई 3 वेक्टर हैं, उन 3 में से कोई 2 पैरेलल हैं, इन 3 में से अगर कोई 2 पैरेलल हैं, ये 3 में से कोई 2 पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल में ही एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना होता है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। और डिटरमिनेंट से तो आपको पता ही लग गया, कोई भी 2 रो कोई भी 2 कॉलम एक जैसे हैं तो डिटरमिनेंट 0 है, राइट। तो पहले 3 क्वेश्चन आप फटाफट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लास्ट के 3 क्वेश्चंस में आता हूं, वहां मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इन क्वेश्चंस में हमें ये दिया गया है कि ये कोई 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। और अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताइए। जरा समझिए, लेट अस सपोज ये जो लाइन है वो ये हो गई AB लाइन, और जो ये लाइन हो गई ये CD लाइन। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट AB और CD का कॉमन पॉइंट होगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इस AB लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लिया। जब भी कभी पॉइंट निकालने की बात आएगी 3D में तो आप उसका जनरल पॉइंट निकालें, क्योंकि जनरल पॉइंट में ही उस लाइन पे रहने वाले सभी पॉइंट्स कंटेन है। तो आप क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू लैम्डा कह देंगे और इसको इज इक्वल टू म्यू कह देंगे। यहां से मैंने कह दिया कि जो AB है, इस AB का जनरल पॉइंट मैंने P कह दिया, तो ये आएगा -3 लैम्डा -1, y आएगा 2 लैम्डा +3,
और यहां से z आएगा लैम्डा -2। ये इस AB लाइन का जर्नल पॉइंट आ गया P। ऐसे ही जो पॉइंट Q होगा वो मैंने CD का जर्नल पॉइंट कह दिया। तो इस CD की इक्वेशन को इक्वल टू म्यू हमने कहा, तो x आ गया यहां से म्यू, ये आ गया -3 म्यू + 7, ये आ गया 2 म्यू -7। हमने क्या देखा, जो AB लाइन है उसका जनरल पॉइंट P है, जो लाइन CD है उसका जनरल पॉइंट Q है। अब अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अभी मुझे पता नहीं इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, पर मेरी एक मेरी कंफर्म बात है कि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उस समय ये दोनों जनरल पॉइंट उस पोजीशन पे इक्वल होंगे। ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी उस समय ये पॉइंट और ये पॉइंट एक समय उस स्टेज पर इक्वल होंगे। सो द गिवन line will intersect स्पेलिंग एक सेकेंड, इंटरसेक्ट कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी स्पेलिंग में हम पहले लिखी वही ठीक थी। will intersect, the given line will intersect if and only if, कब, जब एक स्टेज पे आकर के दोनों इक्वल होंगे। -3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू म्यू। ऐसे ही 2 लैम्डा + 3 इज इक्वल टू -3 म्यू + 7। और ऐसे ही तीसरी इक्वेशन और बनेगी लैम्डा -2 इज इक्वल टू 2 म्यू -7। तो यहां से इक्वेशन बन गई -3 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा + 3 म्यू इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और यहां से लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -5, ये थर्ड इक्वेशन। आप इन तीनों में से कोई दो इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन को सोल्व करके लैम्डा की और म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। -9 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 3, ये हो गया 2 लैम्डा + 3 म्यू इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल। -7 लैम्डा इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल। लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू -1 किसी में भी रख दें, इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। लैम्डा की वैल्यू -1 अगर मैं यहां रखूंगा तो यहां आ जाएगा 3 लैम्डा की जगह -1 यहां रख रहे हैं 3 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इन दोनों को सोल्व करने पर ध्यान देना इस बात पे, इन दोनों को सोल्व करने पर जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में रख करके देखेंगे। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो मैं कहूंगा कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर ये दोनों वैल्यूज तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो हम कहेंगे दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो आप लैम्डा की और म्यू की वैल्यू यहां रख करके देखिए। लैम्डा की जगह -1 तो ये आ गया -1, ठीक है। म्यू की जगह 2 तो ये आएगा -4 तो ये -5 ही आया ना, और आना भी यही चाहिए था। आपको क्या करना है फिर से समझ लें, जो दो लाइन दी गई होगी उन दोनों लाइन के जनरल पॉइंट निकाल लो, पहली लाइन के भी दूसरी लाइन के भी। उन जनरल पॉइंट को इक्वल कर दो, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक स्टेज पे वो जनरल पॉइंट ही उसका कॉमन पॉइंट बनेगा एक पोजीशन पे। तो वहां से 3 इक्वेशन बन गई, कोई दो सोल्व करो, कोई दो सोल्व करके लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आएगी वो तीसरे में रख करके देखो। अगर वो तीसरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कॉन्करेंट लाइन से मतलब इंटरसेक्ट है, सेम पॉइंट पे कट कर रही है। और अब अगर ये अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो हम लिखते दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो अभी तो ये कंफर्म हो गया कि इंटरसेक्टिंग है। अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट और बताना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आसान है, जो पॉइंट P और Q है यही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताएंगे। तो आप क्या करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस P में लैम्डा की जगह क्या रख दें, -1 रख दें। -1 यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, -1 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 1, -1 यहाँ रखेंगे तो आएगा -3। तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये 2, 1, -3 आ गया। आप चाहें तो म्यू की वैल्यू 2 इसमें रख सकते थे, वो भी यही आता, क्योंकि इंटरसेक्ट है तो इस स्टेज पे, इस कंडीशन पे लैम्डा और म्यू पे दोनों सेम रहेंगे ना। म्यू चाहे 2 यहाँ रख के देख लो, 2 ये आएगा आपका 1, ये 2 यहाँ रखोगे तो 4 - 7 -3 यही आएगा। चाहे P में रखो चाहे Q में रखो, चाहे लैम्डा की वैल्यू रखो चाहे म्यू की वैल्यू रखो, जो भी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम आएंगे और वही पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आई होप आपको किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से समझ लें तो ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे के 2 क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने हैं। और ये एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि हमारा स्ट्रेट लाइन का जो पोर्शन है वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे प्लेन्स के बारे में। तो आप ये समझें कि ये हाफ चैप्टर पूरा हो गया, हाफ में अब प्लेन हम पढ़ेंगे। आप अच्छे से काम करते रहिए, एक आसान सी एक्सरसाइज, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लेन्स की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।